5 जुलाई 2017 की सुबह बैंकॉक के एक आलीशान विला में एक आदमी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसे अपने घर के ग्राउंड फ्लोर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। एक अधेड़ उम्र की थाई महिला ने अपनी टोयोटा कैमरी उस आदमी के घर के मेन गेट में लाकर ठोक दी। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर वो सब कुछ छोड़कर तुरंत नीचे की तरफ भागता है, लेकिन यहाँ पर उस इंसान को नहीं पता था कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। एक ऐसी गलती जिसके कई गंभीर परिणाम थे। उस आदमी के घर के बाहर एक्सीडेंट करने वाली वो महिला रॉयल थाई पुलिस की एक सीक्रेट एजेंट थी और ये पूरा एक्सीडेंट एक साजिश था जिसे FBI 7 मुल्कों की खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर पिछले 6 महीनों से प्लान कर रही थी। और इस साजिश के जरिए FBI ने शिकार किया इंटरनेट की दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल अल्फा O2 का। जिस इंसान का जिक्र हमने अभी किया था वो कोई और नहीं बल्कि डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस अल्फा बे का फाउंडर अल्फा O2 था। अल्फा बे को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये डार्क वेब का अमेजोन था, जहाँ पर एक क्रिमिनल के लिए हर वो सामान था जो उसे चाहिए हो। यहाँ पर बड़े बड़े स्मगलर्स ड्रग्स और हथियार बेचते थे। हैकर्स लोगों का पर्सनल डाटा और उनकी बैंक डिटेल्स को चुरा कर यहाँ पर अपलोड करते थे और मेलवेयर्स बेचते थे। यहाँ तक कि इस प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी सर्विसेज भी दी जाती थी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अल्फा बे दुनिया भर के क्रिमिनल्स का सबसे बड़ा अड्डा था और ये सब कुछ इंटरनेट पर होता था। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इन सब के बावजूद इस मार्केट प्लेस के फाउंडर अल्फा O2 को पकड़ना इम्पॉसिबल था। वो एक मल्टी मिलियनियर था जो थाईलैंड में लग्जरी लाइफ जीता था। उसके पास दुनिया की सबसे महंगी कारें थी और FBI उसे कभी नहीं पकड़ सकती थी। लेकिन फिर भी वो पकड़ा गया सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। एक बहुत छोटी गलती। कौन था ये अल्फा O2 और कैसे किया FBI ने इंटरनेट की दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल का शिकार? चलिए जानते हैं सब कुछ। अब यहाँ पर हमने अल्फा O2 का जिक्र तो किया, लेकिन अल्फा O2 के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो जिस डार्क वेब पर काम करता था वो डार्क वेब क्या है और ये रेगुलर इंटरनेट से किस तरह अलग हैं। तो इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो 3 लेयर्स में बटा हुआ है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5 से 6% हिस्सा ही है। एक नॉर्मल यूजर अपने पूरे दिन में जितना भी नेट यूज करता है वो सब कुछ सरफेस वेब में ही आता है। यानी एक आम आदमी पूरे इंटरनेट के सिर्फ 5% हिस्से तक ही पहुंच सकता है। पूरे इंटरनेट का 95% हिस्सा डीप वेब होता है। ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल सर्विसेज, वेबसाइट का लॉगिन डाटा और इंटरनेट पर मौजूद हमारी तमाम तरह की पर्सनल डिटेल्स वो सब डीप वेब का ही हिस्सा हैं और यहाँ तक किसी नॉर्मल यूजर का पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। डीप वेब के बाद जो इंटरनेट की थर्ड लेयर आती है वो है डार्क वेब। डार्क वेब को वैसे तो डीप वेब का ही हिस्सा माना जाता है, पर फिर भी ये नॉर्मल इंटरनेट से बहुत अलग है। साल 2010 की शुरुआत में जैसे जैसे दुनिया भर में इंटरनेट एक्सेस इजी होने लगा तो लोगों के बीच डार्क वेब भी पॉपुलर होने लगा। यहाँ पर जो कुछ भी होता था उससे सरकारें ट्रेस नहीं कर सकती थी, लोगों की प्राइवेसी मेंटेन रहती थी। और जब बिटकॉइन आया तो अब लोगों के सामने एक ऐसा पेमेंट ऑप्शन भी था जो दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट नहीं होता था। इन शॉर्ट ये एक ऐसा वक्त था जब डार्क वेब की मदद से कुछ भी ऑनलाइन बेचा जा सकता था। कुछ भी मतलब कुछ भी। यहाँ पर वो सारे इलीगल काम हो सकते थे जो सरफेस वेब पर कभी पॉसिबल ही नहीं थे, जैसे फेक पासपोर्ट, फेक वीजा या फिर फेक क्रेडिट कार्ड बनाना, किसी सिस्टम को करप्ट करने के लिए मालवेयर खरीदना या बेचना, इलीगल ड्रग्स को परचेस करना हो, हिटमैन हायर करना हो या इलीगल हथियार खरीदना हो। यह सब कुछ डार्क वेब पर पॉसिबल है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारों की नजरों के सामने इंटरनेट पर होता है, पर फिर भी इसे ना तो ट्रेस किया जा सकता है और ना ही इसे रोका जा सकता है। और इसी का फायदा उठाते हैं क्रिमिनल्स। अब आगे डार्क वेब इतना खतरनाक क्यों है और इसे कोई भी गवर्नमेंट ट्रेस क्यों नहीं कर सकती? जब आप आगे की स्टोरी सुनेंगे तो आपको ये सब समझ आ जाएगा। अब अगर डार्क वेब के बारे में जानने के बाद हम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर यानी अल्फा O2 पर वापस आए तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से। अल्फा O2 डार्क वेब की लगातार बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देख रहा था। फरवरी 2011 में डार्क वेब के पहले मार्केट प्लेस सिल्क रोड की शुरुआत होती है। सिर्फ कुछ ही महीनों में सिल्क रोड इतना पॉपुलर हो गया कि यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे कस्टमर थे जो रेगुलरली ड्रग्स खरीदते थे। लेकिन सिल्क रोड की शुरुआत के सिर्फ 2.5 साल के अंदर अंदर ही इसका फाउंडर पकड़ा गया।
और उसे उम्र कैद की सजा हुई। सिल्क रोड के बंद होने के बाद इसके और कई सारे अल्टरनेटिव्स भी मार्केट में आए जिन्होंने सिल्क रोड की जगह लेने की कोशिश तो खूब की, लेकिन इनमें अगोरा को छोड़कर कोई भी वेबसाइट इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और साल 2015 में अगोरा के फाउंडर्स ने भी इसे अपनी मर्जी से बंद कर दिया। अब डार्क वेब पर एक जगह खाली थी और ये जगह भरती है। जुलाई 2014 में अल्फा बे के साथ लगभग 4 महीने तक अल्फा बे डेवलप करने के बाद अल्फा O2 इसे लाइव करता है। शुरुआत में तो अल्फा बे पर सिर्फ लोगों के चुराए हुए क्रेडिट कार्ड डाटा को ही बेचा जाता था, पर जल्द ही अल्फा बे और कई सारे प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आता है, जैसे ड्रग्स, वेपन्स और मालवेयर। और तो और ये प्लेटफॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग जैसी सर्विस भी ऑफर करता था। लेकिन एक क्रिमिनल मार्केट प्लेस होने के बावजूद भी अल्फा बे के भी अपने कुछ सिद्धांत थे, जैसे यहाँ पर आप चाइल्ड यूज रिलेटेड कंटेंट और डाटा, हिट एंड रन और रशिया से चुराई हुई बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं बेच सकते थे। अल्फा O2 शायद रशियन अथॉरिटीज के रडार में नहीं आना चाहता था, या फिर वो इन्वेस्टिगेटर्स को मिसलीड करने के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक रशियन सिटीजन है, इसलिए उसने रशिया से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज पर रोक लगा रखी थी। अल्फा बे की वेबसाइट दिखने में काफी हद तक अमेजोन की तरह ही थी। इसमें सर्च का ऑप्शन था, अलग अलग तरह की कैटेगरीज और फिल्टर्स थे और इसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली था। यहाँ पर आप बिटकॉइन, मोनरो या फिर एथेरियम जैसी डिजिटल करेंसी के थ्रू पेमेंट कर सकते थे और अल्फा बे वो सब कुछ दे रहा था जो किसी क्रिमिनल को चाहिए था। और यही वजह थी कि जहाँ एक तरफ डार्क वेब के दूसरे मार्केट प्लेस खत्म हो रहे थे, वहीं अल्फा बे इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इस पर 2 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स और 40,000 से भी ज्यादा सेलर्स थे। 2017 में अल्फा बे की वेबसाइट पर 3 लाख से भी ज्यादा आइटम थे और ये हर रोज लगभग 5 लाख US$ यानी 4 करोड़ रुपए का सामान बेच रहे थे। अल्फा बे हर ट्रांजैक्शन पर लगभग 2 से 4% तक शेयर लेता था और सिर्फ कुछ ही वक्त में इसका फाउंडर अल्फा O2 एक मल्टी मिलियनियर बन गया। अब जैसे जैसे अल्फा बे का मार्केट बढ़ा तो इसे एक पूरी टीम ऑपरेट करने लगी। इसमें सबसे ऊपर होता था अल्फा O2, उसके बाद होता था उसका एक रिप्रेजेंटेटिव DSnake, जिसके नीचे कुछ मॉडरेटर होते थे जो बायर्स और सेलर के बीच के डिस्प्यूट को हैंडल करते थे और एक PR मैनेजर होता था जो मार्केटिंग का काम देखता था। टीम बड़ी होते ही अल्फा O2 डे टू डे ऑपरेशन से रिटायर हो गया और अब उसने खुद का नाम बदलकर अल्फा O2 से एडमिन कर लिया। अब पूरे कम्युनिकेशन को सिर्फ DSnake ही हैंडल करता था। अल्फा O2 के रिटायर होते ही वो FBI और अमेरिकन ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA की नज़रों में आ जाता है, लेकिन ये एजेंसी चाहकर भी उसे नहीं पकड़ सकती थी, क्योंकि जब भी किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इंटरनेट पर किसी यूजर को ट्रेस करना होता है तो उसके IP एड्रेस के जरिए उसे ट्रेस करती हैं। लेकिन अल्फा बे जैसी डार्क वेब की वेबसाइट्स टॉर ब्राउजर पर चलती थी और टॉर जैसे ब्राउजर पर वेबसाइट किसी एक सर्वर से कनेक्ट नहीं होती, बल्कि दुनिया भर में कई रैंडम सर्वर्स से एक साथ कनेक्शन करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन सभी सर्वर्स पर किसी IP एड्रेस को एक साथ ट्रेस कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और अल्फा O2 भी इतना इंटेलिजेंट था कि उसे इस गेम का हर नियम पता था और FBI के लिए उसे पकड़ना इतना भी आसान नहीं था, पर फिर भी वो पकड़ा गया। पर कैसे? अल्फा O2 को पकड़ने के लिए FBI और DEA एक अलग तरीका अपनाती हैं। वो अल्फा बे की वेबसाइट पर बिकने वाली ड्रग्स खरीदना शुरू कर देती हैं और इन पर जो पैकेजिंग होती थी उसके जरिए उसे बेचने वाले सेलर्स तक पहुंचने की कोशिश करते थे। अमेरिकन एजेंसीज कई सेलर्स को भी पकड़ लेती हैं, लेकिन फिर भी वो अल्फा O2 से अब भी बहुत दूर थे और ये एजेंसीज दिन रात कोशिश करने के बाद भी खाली हाथ ही थे कि तभी दिसंबर 2016 में DEA का एक एजेंट रॉबर्ट मिलर जब फ्रेशनो कैलिफोर्निया में अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसे एक ईमेल आता है। ये मेल किसी अनजान ईमेल एड्रेस से आया था और इस मेल में जो था उसे देखने पर पता चलता है कि अल्फा बे की शुरुआत में अल्फा O2 ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। दरअसल जब भी कोई अल्फा बे पर रजिस्टर करता था तो उसे अल्फा O2 की तरफ से एक वेलकम मेल आता था और इस ईमेल के जरिए सेंडर का मेल एड्रेस पता लगाया जा सकता था। हालांकि उसने इस गलती को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया, लेकिन ये मेल जिस यूजर को भेजा गया था शायद वो अल्फा बे के कुछ सबसे पहले और चुनिंदा यूजर्स में से एक था, या फिर वो किसी कंपटीटर साइट का ऑपरेटर भी हो सकता था जिसने किसी तरह इस वेलकम मेल को सेव कर लिया। ये ईमेल एड्रेस था pimpalex91@hotmail.com और ये DEA के लिए अब तक का इस केस से जुड़ा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था।
जब इस मेल एड्रेस से जुड़ी हुई डिटेल्स निकाली जाने लगी तो इन्वेस्टिगेटर्स के सामने साल 2008-9 में एक फ्रेंच लैंग्वेज सोशल मीडिया साइट skyrock.com पर एलेक्स नाम से अपलोड किया हुआ एक फोटो आता है। ये मेल एड्रेस एक डेटिंग साइट से भी जुड़ा हुआ था, जहां पर इस लड़के की एज और होम टाउन लिखा हुआ था। कनाडा के ट्रोइस रिवर्स में रहने वाला एलेक्स 17 साल का था और उसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कज़ज़। और जब उसने अल्फाबे की शुरुआत की तब उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। अब इन्वेस्टिगेटर्स इस मेल एड्रेस के जरिए अल्फा ओटू के लिंक्डइन और फेसबुक अकाउंट तक भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि अलेक्जेंडर की ईबेक्स टेक्नोलॉजी नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी थी और उसने एक थाई महिला से शादी की, जिसका मतलब था कि शायद अलेक्जेंडर थाईलैंड में ही रहता था। इसके बाद FBI ने थाई लोकल अथॉरिटीज की मदद से अलेक्जेंडर के ठिकानों का पता लगाना शुरू किया। तो यहाँ पर उन्हें पता चला कि अल्फा ओटू थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रहता था और यहाँ पर उसके 3 घर हैं। अल्फा ओटू एक मल्टी मिलियनियर था जिसके पास आलीशान विला और लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कारें थी और वो खुद को थाईलैंड में सुरक्षित महसूस करता था। इन एजेंसीज के लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि डार्क वेब का सबसे बड़ा क्रिमिनल होने के बाद भी अल्फा ओटू एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ जीता था। अल्फा ओटू एक कनेडियन सिटीजन था जो थाईलैंड में रहता था और उसकी वेबसाइट इंटरनेशनल थी, इसलिए अल्फा ओटू को पकड़ने का ये मिशन सिर्फ FBI और DEA अकेले ही हैंडल नहीं कर रहे थे, बल्कि थाई रॉयल पुलिस समेत 7 देशों की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी इसमें शामिल हो गई। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बायोनेट नाम दिया गया। तकरीबन 6 महीने तक पीछा करने के बाद जुलाई 2017 में FBI और DEA के इशारे पर थाई रॉयल पुलिस की एक 46 वर्षीय सीक्रेट एजेंट नुएंग अपनी टोयोटा कैमरी कार का अल्फा ओटू यानी अलेक्जेंडर के घर में एक्सीडेंट करवा देती हैं। और जब अलेक्जेंडर दौड़कर नीचे आता है तो वहां पर मौजूद थाई रॉयल पुलिस, FBI और DEA के ऑफिसर्स ने उसे दबोच लिया। नीचे आने से पहले अल्फा ओटू अपना लैपटॉप बंद करना भूल गया और इस पल का इंतजार ये ऑफिसर्स पिछले कई महीनों से कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स अल्फा ओटू के घर में घुस जाते हैं और उसके लैपटॉप का पूरा डेटा कॉपी कर लेते हैं। इसमें अल्फाबे से जुड़े कुछ जरूरी पासवर्ड भी थे। अब अल्फाबे का पूरा कंट्रोल उन इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में था। अल्फा ओटू यानी अलेक्जेंडर कज़ज़ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी के सिर्फ 7 दिनों के बाद ही 12 जुलाई को वो जेल में ही आत्महत्या कर लेता है और US गवर्नमेंट अल्फाबे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alphabay. इस पूरी घटनाक्रम के दौरान यूरोपियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यूरोपल भी FBI का साथ दे रही थी, जिसकी मदद से इन लोगों ने यूरोप के सबसे बड़े डार्क वेब मार्केट प्लेस हंसा को भी बंद कर दिया। यानी देखा जाए तो किसी मूवी की तरह हैप्पी एंडिंग, लेकिन ये फिल्म नहीं हकीकत है, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई एंडिंग नहीं होती। अल्फा ओटू तो मर चुका था, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेटिव डी स्नेक तो अभी भी जिंदा था। साल 2021 में डी स्नेक अल्फाबे 2.0 लॉन्च करता है, जो कि सिर्फ कुछ ही वक्त में अल्फाबे की जगह भरने में कामयाब रहा। और हाँ, एंडिंग में आप ये भी जान लीजिए कि डार्क वेब कोई गलत जगह नहीं है। डार्क वेब का असली मकसद ही यही है कि जब कोई इंसान सरकार या किसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के खिलाफ बगावत करता है या जो समाज के विपरीत जाने की कोशिश करता है, उसके पास कम से कम कुछ तो ऐसा हो जिससे वो दुनिया के सामने आ सके। और जैसे इस दुनिया में हर सही चीज का एक गलत पहलू भी होता है, वैसे ही अल्फा ओटू जैसे ये क्रिमिनल्स डार्क वेब का गलत पहलू थे।